हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एनिमेटेड वे में बनाया जाए। तो क्वांटम मैकेनिक्स नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं इस सब्जेक्ट का। ठीक है, थोड़ा टफ है, बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट से इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। जो भी टेक्नोलॉजी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो वर्क कर रही है क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स का सफ़र आप शुरू करने जा रहे हो मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नॉलेज की इस ट्रेन को। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स के आज के फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, पीछे की कहानी क्या है, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो सामने आई। तो आज के लेक्चर में बस एक इंट्रोडक्शन होने वाली है, बेसिक सी बातें होने वाली हैं। पीछे की सारी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन साइंटिस्ट की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स आज आपके सामने है, क्या हुआ था ऐसा कि क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ गई फिजिक्स में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी में क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आई थी, क्वांटम मैकेनिक्स आई थी 20th सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी से पहले की कहानी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, ये वो मैकेनिक्स है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, रेडिएशन को स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं एट एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, मतलब बहुत छोटे लेवल पे। ठीक है, तो कहानी शुरू कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। शुरुआत करते हैं 19th सेंचुरी से। दोस्तों, 19th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट फिजिक्स के बहुत सारे लॉज डिस्कवर हो चुके थे, बहुत कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था, और उस टाइम तक की फिजिक्स को बोला जाता था क्लासिकल फिजिक्स। अब बहुत कुछ साइंटिस्ट ने पता लगा लिया था, अगर हमें मैटर को स्टडी करना है, मैटर यानी कि जो पार्टिकल से बनी है, मैटर जो लोकलाइज्ड पार्टिकल से बनता है, ठीक है ना। तो मैटर को अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारे रूल्स थे। 19th सेंचुरी के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आ चुके थे, जैसा कि न्यूटन के फॉर्मूले ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा लैग्रांज और हैमिल्टन ने भी फर्दर क्लासिकल मैकेनिक्स में अपना योगदान दिया, अपनी तरफ से फॉर्मुलेशंस दी ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए अंडर वेरियस फोर्सेस। तो अच्छे से हम पार्टिकल को स्टडी कर सकते थे 19th सेंचुरी तक। इसके अलावा वेव्स को स्टडी करने के लिए भी अलग से जो है हमारे पास कई तरह की फॉर्मुलेशंस आ चुकी थी 19th सेंचुरी तक। इन 1855 में मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स से रिलेटेड इक्वेशंस दी थी, और उन इक्वेशंस में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स इसको इंटरकनेक्ट कर दिया था, यूनिफाइड कर दिया था अपनी 4 इक्वेशंस के थ्रू। तो मैक्सवेल ने वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली हर तरह की लॉ जो है वहां पे दे दी थी हमें। तो अब गड़बड़ कहाँ हुई, क्लासिकल फिजिक्स सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, मैटर को भी और रेडिएशन को भी 19th सेंचुरी तक। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स आई? उसके बाद क्या हुआ कि 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट को लगने लग गया था कि भाई फिजिक्स का काम कवर हो चुका है, हमने ऑलमोस्ट हर चीज डिस्कवर कर ली है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना शुरू किया, इसको मैटर को स्टडी करना शुरू किया, या रेडिएशन और मैटर की इंटरेक्शन को स्टडी करना शुरू किया एट एटॉमिक लेवल, तब उन्होंने देखा कि भाई क्लासिकल फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो वहां पे फेल हो रहे हैं, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो यहीं से जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का। क्योंकि इन 20th सेंचुरी बहुत सी ऐसे फिनोमिनास डिस्कवर हुई जिनको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करते थे तो प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती थी। वो फिनोमिनास कौन कौन सी थी, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये कुछ फिनोमिनास थी, कुछ प्रोसेसेस थी, फिजिकल फिनोमिनास, जिनको अगर एक्सप्लेन करना है तो क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूलों से तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। इनको एक्सप्लेन किया जा रहा था कुछ नए फॉर्मूलों से, और वो नए फॉर्मूले क्वांटम से आए थे। तो क्वांटम का जन्म कहाँ हुआ? क्वांटम का जन्मदाता
कौन है, क्वांटम फिजिक्स किसकी वजह से आई, तो चलिए वो स्टोरी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्वांटम फिजिक्स के जन्मदाता थे मैक्स प्लैंक, ठीक है ना। तो क्वांटम का जो आइडिया है, क्वांटम मैकेनिक्स का जो एक कीड़ा है, जो आइडिया है, ठीक है ना, वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट के ब्रेन में आया था, एक जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक इन 1900, सन 1900 में उनके माइंड में आइडिया आया। और किस प्रॉब्लम से रिलेटेड आया था कि जब वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी कर रहे थे तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक क्वांटम आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है, जो रेडिएंट एनर्जी है, वो क्वांटाइज्ड होती है नेचर में। तो वहां से पहली बार आइडिया आया क्वांटाइजेशन का मैक्स प्लैंक से इन 1900। उसके बाद 1905 में 1905 में सेम आइडिया आइंस्टाइन ने दिया। आइंस्टाइन ने 1900 में जो प्लैंक ने बात बताई थी क्वांटाइजेशन की, उसी का सहारा लेते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो 1905 में एक ऐसी फिनोमिना थी जिसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, उस फिनोमिना को अच्छे से एक्सप्लेन किया किसने, आइंस्टाइन ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ याद आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजीली एक्सप्लेन किया किसने, आइंस्टाइन ने। किसका इस्तेमाल करके, मैक्स प्लैंक की 1900 में दी गई स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। वहां पे उन्होंने बताया कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है और वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करती है, विच आर कॉल्ड फोटोन, ठीक है ना। इसके बाद और भी बहुत सी डिस्कवरीज हुई। इन 1925 कॉम्पटन ने एक्सरेज से रिलेटेड एक फिनोमिनास को डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। कॉम्पटन इफेक्ट क्या था कि अगर हम किसी मटेरियल पे एक्सरेज को फॉल करवाते थे तो जब स्कैटर होके एक्सरेज वापस आती थी उनकी वेवलेंथ में चेंज देखने को मिलता था। तो ये चेंज क्यों मिल रहा था, इस पे क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूले फेल हो गए थे। इसको फिर एक्सप्लेन किया गया क्वांटम मैकेनिक्स के नए फॉर्मूलों से। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है दोस्तों वो ग्रोथ होती चली गई हमारी इस कहानी में क्वांटम मैकेनिक्स की। अब क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट कब आया, जब डी ब्रोगली ने 1923 में हमें बताया कि जो मैटर है वो ड्यूअल नेचर शो करती है और रेडिएशन भी ड्यूअल नेचर शो करती है। तो 1923 में पहली बार डी ब्रोगली ने बताया कि जो रेडिएशन है और जो मैटर है वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। तो कि जो मैटर है वो वेव नेचर भी शो करती है और जो हमारी वेव्स हैं जैसे लाइट हो गई या एक्सरे हो गई, ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। जो रेडिएशंस हैं ये पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये बहुत ही बड़ा एक, ये कह सकते हो आपके क्रांति आई उस टाइम पे जब इन्होंने बताया। डी ब्रोगली ने, हिल गया सब कुछ, क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म अब हो चुका था। तो 1923 में जब ये बताया उन्होंने, फिर इसी तरह से 1925 में डी ब्रोगली ने, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में भी बताया कि जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसे बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ये 12th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रोथ होती गई। फिर 1927 में हसनबर्ग ने दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसने हिला के रख दिया चीज़ों को, क्वांटम मैकेनिक्स को एक नए लेवल तक जो लेके चले गए वो थे हसनबर्ग, जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। आज तो बस हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि मज़ा ले रहे हैं फिजिक्स की कहानी का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वांटम में जो नया जोश उत्साह भरा वो भरा श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन को पूजते हो ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसकी पूजा की जाती है, श्रोडिंगर की। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हम न्यूटन के लॉज यूज करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में जिसके जो इक्वेशंस हैं, जो लॉज हैं वो यूज की जाती हैं, वो हैं श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर ने क्वांटम लेवल पे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए कुछ इक्वेशंस दी जिन्हें बोला जाता था श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशंस दी और उन इक्वेशंस से आज के टाइम में हम क्वांटम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब
जितनी भी प्रॉब्लम्स है क्वांटम की वहाँ श्रोडिंगर इक्वेशंस लगती हैं, जबकि क्लासिकल में न्यूटन के फॉर्मूले, हैमिल्टन के फॉर्मूले ये लगते हैं। तो इस तरह से हमारी क्वांटम का जन्म हुआ। तो आज की कहानी इतनी ही, तो थोड़ा सा बताया आपको क्वांटम के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को, अगर आप इंटरेस्टेड हो फिजिक्स में, तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत की है। कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो कब तक भेजूं, नेक्स्ट वीडियो कब तक बनाऊं, ये भी बताएं, क्योंकि अब मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं क्वांटम को। क्वांटम से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिनाज हैं वो हम आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सब टॉपिक कवर किए जाएंगे क्वांटम के, जितने भी कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे जो क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ते हो, जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स आएंगे इसी चैनल पे। तो अगर आप नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।